नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व और सैनिक सुधार। अर्थात आज हम इस टॉपिक में दो मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। दो तरह के प्रशासनिक सुधारों की बात करेंगे। पहला सैनिक सुधार और दूसरा भू राजस्व सुधार। पहले बात करते हैं हम सैनिक सुधारों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में जो विसंगतियां व्याप्त थी, उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के सैनिक सुधार किए। तो इससे पहले कि सैनिक सुधार किए, हम ये जानना चाहते हैं कि इन सैनिक सुधारों के पीछे उसके क्या ऑब्जेक्ट्स रहे, क्या उद्देश्य क्या रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल हो गई थी। छोटी उम्र में ही उसने अपने ससुर की हत्या करके और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया था। तो उसके जो है अलाउद्दीन खिलजी की सफलता उसके सिर पे चढ़ के बोलने लगी थी। इसलिए उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की और उसने कहा कि मुझे अब विश्व विजय करनी है। लेकिन चूंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको सही राय दे सकें, अतः उसके एक मित्र और दिल्ली का काजी अलाउल मुल्क ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, सुल्तान आप चाहें तो पूरी दुनिया जीतें, पूरा धरती आपकी है, लेकिन आप पहले भारत को जीत लें और उसके बाद में आप चाहें तो पूरा विश्व विजेता बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके सैनिक सुधारों के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को इम्प्लीमेंट कर सके। दूसरा ये था कि प्रतिवर्ष दिल्ली पर मंगोल संकट छाया रहता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला शासक था जिसके काल में सर्वाधिक संख्या में मंगोल आक्रमण हुए। तो इन मंगोल आक्रमणों से दिल्ली साम्राज्य की सल्तनत की रक्षा करना और दिल्ली साम्राज्य का विस्तार करना, ये दो प्रमुख उद्देश्य थे जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक सुधार लागू किए। अब ये सैनिक सुधार थे क्या, इस पे हम बात करते हैं। पहला था सीधी भर्ती। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैनिकों की सीधी भर्ती प्रारंभ की। इसके लिए उसने एक विभाग, सैनिक विभाग का गठन किया जिसका नाम था दीवाने आरिज। और दीवाने आरिज का जो मुखिया होता था, प्रमुख होता था, उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। और दीवाने अर्ज की अध्यक्षता में सेना की सीधी भर्ती होती थी जिसमें योग्य और कुशल सैनिकों को सेना में भर्ती किया गया। स्थायी सेना, पहली बार सल्तनत काल में स्थायी सेना दीवाने आरिज विभाग के अंतर्गत इसका गठन किया गया और स्थायी सेना का गठन करके 4,75,000 घुड़सवार सैनिक इस काल में रखे गए। ये आंकड़ा जो है वो तारीख फरिश्ता का लेखक फरिश्ता हमें देता है कि इतने घुड़सवार सैनिक थे और पैदल और अन्य तरह की सेनाएं जो थी उनकी संख्या अलग से थी। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है इस काल में हमें मिलता है। तीसरा सुधार था दाग और हुलिया प्रथा का प्रारंभ। घोड़ों को लिए दागा जाने लगा और सैनिकों का हुलिया रखा जाता था। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि सैनिक निरीक्षण के समय में घोड़ों की बारंबार पुनरावृत्ति होती थी और एक ही सैनिक दूसरे की जगह, दूसरे तीसरे की जगह, चौथे की जगह आ करके और अपनी उपस्थिति दे देते थे। तो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागा गया और सैनिकों का हुलिया रखा जाने लगा। तो ये इस तरह के भ्रष्टाचार बंद हो गए। नकद वेतन दिया जाने लगा। इससे पहले किसी को जागीर दे दी, किसी को कुछ दे दिया, इस तरह से वेतन दिया जाता था। नगद वेतन की व्यवस्था ही नहीं थी क्योंकि इस तरह सेना ही नहीं थी। तो इसमें बर्नी कहता है कि एक घुड़सवार को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था और अगर एक सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता है तो उसको 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता था। अर्थात एक सिपाही और 2 घोड़े जिसके पास होते थे उसको 312 टंका वार्षिक वेतन सरकार की तरफ से, राज्य की ओर से मिलता था। पहली बार
सैनिक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है, अर्थात किसी भी अभियान पर जाने से पूर्व सेना का व्यापक पैमाने पर निरीक्षण किया गया है कि सेना के पास ठीक से साजो सामान है कि नहीं है, पूरे घोड़े हैं कि नहीं है, पूरे सिपाही है कि नहीं है। इस निरीक्षण में एक एक चीज़ को का भौतिक सत्यापन करके और ठीक तरह से व्यवस्थित करके ये काम किया जाता था। और ये दीवाने अर्ज के अंतर्गत उसके सुपरविजन में ये काम होता था। अमीर खुसरो हमें बताते हैं कि वरंगल के अभियान के समय में जब मलिक काफूर को वरंगल के अभियान के लिए भेजा गया था तो सैनिक निरीक्षण में 14 दिन का समय लगा था। हम देख रहे हैं कि बहुत लंबा समय जो है निरीक्षण में दिया जाता है ताकि सेना ठीक ढंग से तैयार होकर के किसी अभियान पे जाए और वो जीत करके लौटे। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र कवच इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गई और किलों पे घेरा डालने और किलों को ध्वस्त करने के लिए मजनी और रदा और मगरबी जैसे कुछ नए यंत्रों का आविष्कार, नए ये आयुध यंत्र हैं जिनसे किसी से आग के गोले बरसाए जाते, किसी से पत्थर फेंकने के काम होते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में आए जो उनकी सेना को व्यापक पैमाने पर उपलब्ध करवाए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरह के सैनिक सुधार करके अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल अपनी सल्तनत को मंगोल आक्रमणों से बचाया बल्कि उसने उत्तर भारत को विजय करके अपने राज्य में मिलाया और दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करके व्यापक पैमाने पर संचित धन संपदा को प्राप्त अर्जित करके और अपने राजकोष को बढ़ाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन के ये जो सैनिक सुधार थे, ये सैनिक सुधार सल्तनत के को आगे बढ़ाने, सल्तनत के राजकोष को बढ़ाने और सल्तनत के साम्राज्यवादी नीतियों को लागू करने में पूर्णतः सफल रहे। अगला हमारा इसी का टॉपिक का भाग है अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों के उद्देश्यों की भी हम बात करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य भी केवल और केवल राजकोष में वृद्धि करना था कि किसानों से कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूला जाए और जो भू राजस्व अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर बीच में कुछ गड़बड़ियाँ की जा रही हैं तो उनको भी ठीक किया जाए। ये दो ही बिंदु थे जिनको लेकर के इसने कुछ सुधार किए। उसमें पहला था कि खूत, मुकद्दम और चौधरी, ये गांव के कुछ छोटे मोटे अधिकारी होते थे भू राजस्व अधिकारी, और कुछ सरकारी भू राजस्व अधिकारी होते थे। इनको कुछ विशेष अधिकार पहले के सुल्तानों द्वारा दिए गए थे। उन सभी विशेष अधिकारियों को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। क्या विशेष अधिकार थे? विशेष अधिकार ये थे कि इनका काम था भू राजस्व, गाँव का भू राजस्व एकत्र करना, कलेक्ट करना। तो ये एकत्र कर दे और एकत्र करके राजकोष में जमा कराते थे। तो एकत्र किए गए राजकोष का एक अंश, कुछ प्रतिशत इनको मिलता था, वो समाप्त कर दिया। दूसरा कि ये जो भूमि इनके द्वारा जोती गई भूमि से कोई भू राजस्व नहीं लिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। अब ये सामान्य किसान की तरह भू राजस्व देंगे। तीसरा अधिकार तो नहीं था, लेकिन इनके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार करके ये मानक निर्धारित मानदंडों के से ज़्यादा किसानों से भू राजस्व एकत्र कर लेते थे और राजकोष में जमा न करवा करके अपने पास रख लेते थे। तो ये सब तरह के जो भ्रष्टाचार थे वो बंद कर दिए और इनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। इससे दिल्ली सल्तनत के राजकोष में वृद्धि हुई। वक्फ, मिल्क और इनाम जैसे भूमि अनुदानों को, ये लैंड ग्रांट्स थी जो विभिन्न धार्मिक विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ये सभी ज़मीनें लेकर के, ये सभी भूमि अनुदान लेकर के इसको खालसा भूमि में मिला लिया। अर्थात अब इस भूमि से होने वाली आय केंद्रीय राजकोष में जमा होगी। तो ये भी एक खजाना भरने का एक जो है एक नया सुधार था। मशाहत, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया। ये भूमि कर निर्धारण की पैमाइश की एक पद्धति थी जिसमें किसान द्वारा जोते गए खेत का नापजोक रखा जाता था और इसका मंत्री था सर्फ कायनी, राजस्व मंत्री। उसने बड़ी मेहनत करके और इस व्यवस्था को लागू किया।
भूमि कर का निर्धारण पहली बार 50% किया गया। अभी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे या सल्तनत काल के जो पूर्व के सुल्तान थे उनके द्वारा 33% भू राजस्व लिया जाता था, लेकिन अब इसको 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया। भूमि कर मुख्य रूप से अनाज जिन्स के रूप में ही वसूल किया जाता था, लेकिन कुछ फसलें पर नकद रूप में भी इनको लेते थे, जैसे गन्ना या फल सब्जियां या जल्दी खराब होने वाली कुछ फसलें होती थी, उनका नकद जो है टैक्स वसूला जाता था। 2 नए टैक्स लगाए, एक कराही, दूसरा चराई। कराही के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां हमारे स्रोतों में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर ओहदीवाला कहते हैं कि ये कराही की जगह घराई था। घराई का अर्थ होता है घर से है, घर पे लगने वाला टैक्स। यदि कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो उस पे लगने वाला टैक्स था। और चराई कर जो था वो सरकारी चरागाहों में या चरागाहों पर पशुओं को चराने के बदले में सरकार को देना पड़ता था। भू राजस्व अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई। ये एक सकारात्मक कदम था कि भू राजस्व अधिकारी जिनको कम वेतन मिलता था, अतः वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करे, इसलिए उनका वेतन अलाउद्दीन ने बढ़ाया। और दीवाने मुस्तखराज नाम के एक नए विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का उद्देश्य ये था कि विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे बीच के अधिकारियों द्वारा, आमिल, मुशर्रिफ और कारकुन इत्यादि जो लोग होते थे, वो हिसाब किताब रखने में विभिन्न प्रकार की बेईमानियां करते थे। कई प्रकार के गबन और भ्रष्टाचार की शिकायतें अलाउद्दीन के पास पहुंची, तो अलाउद्दीन ने ये नया विभाग बना करके और इन लोगों के खातों की ऑडिट करके और विभिन्न प्रकार के जो गबन थे उनको वसूलने का काम दीवाने मुस्तखराज को दिया गया था। ये एक अच्छी पहल थी। गल्लाबख्शी भू राजस्व निर्धारण की एक पद्धति थी, और गल्लाबख्शी के 3 प्रकार होते थे कि खेत में खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। 3 प्रकार की बटाई होती थी, इसको करते थे। खेत में खड़ी फसल की बटाई खेत बटाई हो गई है, और फसल को काटने के बाद में अगर बांटी जाती है तो वो लंक बटाई, और फसल में से अगर भूसा और अनाज अलग कर लिया जाता था तो वो रास बटाई होती थी। और अनाज का जो ढेर होता है उसको रास कहा जाता है, और इस तरह से ये रास बटाई हो गई। और ये गल्लाबख्शी के 3 प्रकार। अब हम देखते हैं कि भू राजस्व सुधारों के कुछ दोस्त थे कि किसानों पे करों का बहुत ज़्यादा बोझ लगा दिया। आप देख रहे हैं कि 50% अब तक का सर्वाधिक लैंड रेवेन्यू टैक्सेस जो है किसानों पर डाला गया। किसानों की इससे आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। छोटे किसानों की स्थिति और ज़्यादा, बड़ों में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन छोटा किसान जो बहुत छोटी जोत बोता है और उसको 50% अगर सरकार को देना है तो उसके पास बचाने के लिए या अपने परिवार को पालने के लिए कुछ नहीं रहता है। अतः इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। लेकिन अलाउद्दीन ने जिन उद्देश्यों को लेकर के ये सुधार लागू किए गए थे उन उद्देश्यों में वो सफल रहा है, चाहे सैनिक सुधार हो चाहे भू राजस्व सुधार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 2 तरह के सुधार जो थे वो अलाउद्दीन ने लागू किए। थैंक यू।